वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, हमारी बायोग्राफी का अगला हिस्सा हम लोग सुनाने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का डिमांड था कि सर आपका ट्रेडिंग करियर कैसे शुरू हुआ वो बताइए। तो बीच में जब मैंने 95 में जॉब छोड़ा और ट्रेडिंग करियर शुरू हुआ 2000 के बाद, बीच में इंसान सारे काम कर लेता है, वो मैं अगले हिस्से में आपको समझाऊंगा कि इस दौरान क्या क्या हुआ। लेकिन ट्रेडिंग करियर कैसे बना है ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सारे काम कर लेने के बाद में जब आपके पास और कोई रास्ता नहीं बचता, ना तो आपके पास वक्त है उतना, ना आप कोई ऐसी खास स्किल हासिल कर पाए हो, तब जाके आप ट्रेडिंग करने बैठते हो। उस वक्त ट्रेडिंग को करियर मानने का कोई ऑप्शन था ही नहीं। आज भी अगर आप किसी को बोलोगे कि मैं ट्रेडिंग करियर बनाना चाहता हूँ, तो हो सकता है आपको 90% लोग बोले कि नहीं भाई ये तो नहीं जमेगा। जैसे मैं कहता हूँ ना कि एक ब्रोकर को, स्टॉक मार्केट ब्रोकर को शायद अपनी बेटी के रिश्ते के लिए चुन ले उसका पिता, लेकिन एक ट्रेडर के नाम पे तो बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि वहाँ पे अनिश्चितता बहुत ज़्यादा लग रही है। और जिस तरह का अब ट्रेनिंग पॉसिबल है, जैसा इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, वैसा पहले था भी नहीं। सारे हालात धीरे धीरे बदल गए, लेकिन लोगों की मानसिकता एकदम से नहीं बदल पाती है। तो ट्रेडिंग हमारी शुरू कैसे हुई कि मैं, एक पढ़ा लिखा आदमी, जब रास्ते बंद हो जाते तो कोचिंग पढ़ाना शुरू कर देता है, तो अपने कोचिंग की गेप से निकल के आता था स्क्रीन पे और काम करता था। जब मैं कोचिंग पढ़ा रहा था तो अलग अलग क्लासेस के बच्चे थे, स्पोकन इंग्लिश वगैरह हम पढ़ा रहे थे। और सुबह 4 बजे उठ के पेम्पलेट बांट रहा हूँ। उसके बाद में लोग आ रहे हैं। किसी तरह मुश्किल से ये बात हो सकती है कि आपका महीने का खर्च जितना है उसका आधा कहीं से निकल के आ रहा है, और बाकी फादर का सपोर्ट है तो चीज़ें चलती जा रही है। तो मैं बीच की गेप में ट्रेडिंग करने पहुंच जाता था। शुरू में गया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना है। स्क्रीन पे मुझे वो बहुत सारे कलर्स और नंबर्स दिख रहे हैं, क्या करूं मालूम नहीं पड़ रहा है। वो बहुत तेज़ी से लोग बोल रहे हैं कि ये देखो ये कितने परसेंट प्लस है, ओपन देखो इसका, इसने हाई तोड़ा, इसने देखो लो तोड़ा, वो भाग रहा है। और वॉल्यूम कितना हो रहा है, क्या वॉल्यूम भैया, वॉल्यूम क्या होता है, फिर टर्नओवर इतना हो गया है, और ये लार्ज कैप है, ये मिड कैप है, ये स्मॉल कैप स्टॉक है, उधर टीवी चल रहा है, टीवी में कोई कुछ बोल रहा है। हम किसी को अगर पूछ रहे हैं, क्योंकि क्या होता था, एक ट्रेडिंग टर्मिनल है जहाँ आप पहुँच गए, तो अब टर्मिनल पे आपको जवाब देगा कोई, उतनी फुर्सत उसको, और फुर्सत के साथ वजह होनी चाहिए। तो उसकी फुर्सत नहीं है, तो आपको बस अंदाजे लगाते लगाते सीखना समझना पड़ता है। और ये क्यों हो पाया, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऐसी व्यस्तता नहीं थी। ऐसा एटीट्यूड आ जाए कि नहीं भैया मेरे पास टाइम नहीं है, जा रहा हूँ, वो था नहीं। तो हम उधर बैठे ही रहते थे। तो बैठते बैठते देखते देखते मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बोलते बोलते चीज़ें समझ में आने लगी। तो कैपिटल की बात हुई कि कैपिटल कितना लगेगा। डिमेट ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने का प्रोसेस जितना आसान आज है वैसा तो नहीं था। उस वक्त आपको पूरा प्रोसेस करने में 3-4 दिन 5 दिन भी लग जाते थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई एक अच्छा डिपॉज़िट जो भी हो लाके 10,000 20,000 जमा करो। मेरे पास, जो मैं जॉब छोड़ के आया था, तो मेरे अकाउंट में कि 4,000 रुपये का बैलेंस रखा था। मैंने वो 4,000 का चेक उनको दे दिया। अब 4,000 का चेक देने के बाद में बोले अब क्या करना है। बोले ये शेयर हैं सामने, इनमें से कोई सा भी खरीद दो। अब मैं पूछूँ कौन सा खरीदूँ, बोले वो तुम देखो क्या ख़रीदना है। तो मेरे साथ में वहाँ पे समझो 10-12 ट्रेडर काम कर रहे हैं। तो किसी ने बोला कि यार ये धामपुर शुगर ख़रीद लो, तो मैंने कहा हाँ मेरा भी ले लो धामपुर शुगर। ऐसे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। अब कोई शेयर मैंने ख़रीदा समझो 220 पे, 220 रुपये पे, 220 की प्राइस पे मैंने ख़रीदा। 220 से थोड़ी देर में देखा मैंने 2-3-4 मिनट के अंदर 222 224 ऐसे हो रहा है। और मैं खुश हो रहा हूँ कि यार ये तो भागा एकदम। और लेते हुए अभी 5 मिनट ही हुआ है, तो मैंने कहा कि भाई जब 5 मिनट में इतना बढ़ गया तो 1 घंटे में तो मज़ा आ जाएगा। तो वो क्या हुआ, 224 से लुढ़क के नीचे आ गया 218 तक। फिर बाद में वेट करते रहे, 214 हो गया। आज फिर 100 शेयर में हमारे 600 रुपये चले गए। अब 4,000 में से ऐसे 200 300 500 600 जा रहे हैं। 5-6 दिन के अंदर तो ये स्थिति बन गई कि 4,000 में से 2,500 चले गए, 1,500 बाकी हैं। और स्टडी का तरीका कैसे, पढ़े लिखे आदमी की स्टडी का तरीका ऐसा है कि वो न्यूज़पेपर में टॉप गेनर टॉप लूज़र आते थे, तो टॉप गेनर देखे मैंने, जो 20% 18% 19% है, वो मिड एंड स्मॉल कैप होते हैं।
और बाकी जो लार्ज कैप होते हैं 2%, 3%, 5% इतना प्लस होते हैं। तो मैं 20% वाले को प्रेफर करूँगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ, मैंने जैसे स्टडी करने को कहा किसी ने, तो स्टडी हम ऐसे करते थे कि ये शेयर देखो कल भी बढ़ा था, कल भी देखो 20% बढ़ गया था, आज भी देखो 15% बढ़ गया है। तो कल सुबह मैंने ये तय कर लिया कि ये शेयर बहुत अच्छा है। तो 220 का शेयर जब वहाँ 275 खड़ा था, मैंने उसको ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि मुझे लगा कि मैंने 2-3 दिन से देख के तय कर लिया कि ये शेयर अच्छा भी है, बहुत बढ़िया भागता है, खरीद के रख लिया। जैसे ही मैंने ख़रीदा, 1-2 रुपये ऊपर गया नहीं गया, सीधा तेज़ी से 10 रुपये नीचे आ गया। तो मैंने कहा अरे यार ये तो फिर चलेगा, वेट करूं, कल परसों भागा था, अभी फिर चलेगा। तो वो तो और नीचे 255 आ गया। तो इस तरह की स्थिति बनने लगी। ब्रोकर ने मेरे से कह दिया कि कल और चेक दो, नहीं तो काम नहीं करने दूंगा। अब जब ऐसी स्थिति आती है ना कि आपका काम ही बंद हो रहा है और आपको सोचना ही पड़ेगा, तो एक दिन अब जितना बेसिक नॉलेज यहाँ वहाँ से इकट्ठा हुआ उसको लेके मैं बैठ गया और मैं देखने लगा कि आखिर गड़बड़ क्या हो रही है। तो ये पता लग रहा है कि भाई मैं जब 220 रुपीज़ का शेयर खरीद रहा हूँ, वो ब्रोकर हमको 10-10 गुना की लिमिट दे रहा है, तो मैं खरीद पा रहा हूँ। लेकिन माल कितने का है? 220 × 100 में 22,000 रुपये का शेयर खरीद रहा हूँ और मेरे पास टोटल कैपिटल 4,000 रुपये है। तो अगर वो वहाँ से 5% नीचे आ जाएगा तो मेरी आधी कैपिटल गायब हो जाएगी। तो धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी, भाई वहाँ पे जो भी करना है अभी आपको थोड़े थोड़े प्रॉफिट करके पहले वापस बैलेंस खड़ा करना पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि यार एक दिन का टाइम दे दो, आजकल मैं कर देता हूँ, मतलब हाँ पैसे हैं मैं ला के दे दूँगा, ऐसा बोला। और उस दिन शुगर की रैली चल रही थी, तो मैंने कोई शुगर सामने था, बजाज हिंद, धामपुर, ये शुगर थे और ये एक तरफा भागते थे। तो मैंने 500 शेयर खरीदे, एकदम से वो 4-5 रुपये ऊपर गया। तो अब मैंने ये नहीं सोचा कि 1 घंटा रुकूँ, फटाफट बेचा, पता चला 2,500 रुपये मिल गए। फिर अगली बार कोई मौका मिला, कोई चीज़ खरीदी मैंने, 500 शेयर खरीदे, अब ताकत आ गई है थोड़ी सी स्टॉप लॉस की वजह से, कि स्टॉप लॉस के पैसे तो आ ही गए। तो ताकत आने की वजह से क्या हो गया कि फिर मैंने ख़रीदा, फिर मुझे कहीं 3-3,500 हज़ार रुपये आ गए। गेम में वापस आ जाता है आदमी। मैं आपसे कहता हूँ ना कि पैसा पूरा जो गया है वो वापस आने की बात नहीं है, बात है आपका कॉन्फिडेंस लौटा है। और फिर जब मैं समझने सोचने बैठा था, मैंने लिखा कि मैं क्या करता हूँ, तो मुझे समझ में आया कि 220 पे ख़रीदा, 224-25 गया तो मैंने और ख़रीदे, ऐसा लगा कि भाग रहा है तो और पैसे मिलेंगे। तो फिर वो लुढ़क के नीचे आया तो मेरा लॉस डबल हो गया था। तब मुझे समझ में आया कि ख़रीदने के बाद जहाँ भी बिके 2 मिनट बाद भी तो प्रॉफिट बुक करो, और फिर बार बार ट्रेड करने मत घुसो उसमें लालच करके। एक बार अगर आपका काम पूरा हो जाए, सुबह 10 मिनट के अंदर, मतलब उस वक्त 9:55 पे मार्केट खुला करता था, तो 9:55 से 10:05, 10:10 तक मैंने पैसे बना लिए। फिर सारी क्लास वास लेके आया और 3 बजे के आसपास में वापस आया, फिर मैंने बाज़ार बंद होते होते पैसे बना लिए। पहले ये 3 बजे ऑटो स्क्वायरऑफ वाली फैसिलिटी या डिस्काउंट ब्रोकर ऐसा कुछ भी नहीं था। ब्रोकर ही ख्याल रख के आपसे चेक मांगता था, उसको अगर मर्ज़ी है तो वो आपको लिमिट भी दे देगा, आप पैसे नहीं है आपके पास तो भी आपको काम करने देगा भरोसे पे। ये सब कुछ पॉसिबल था। इसी वजह से कई सारे ब्रोकर भी परेशानी में पड़ गए थे जब बड़ी मंदी आई। तो दोस्तों वहाँ से धीरे धीरे मुझे बात समझ में आने लगी कि यहाँ 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट भी मायने रखते हैं। और वहाँ से ट्रेडिंग का हमारा सिलसिला शुरू हुआ। अब क्या हुआ, अगले दिन जब मैं कॉन्फिडेंस के साथ वापस पहुँचा, शुगर की रैली तो चल ही रही थी, तो मैंने 2000 शेयर खरीदे। 2000 शेयर मेरे 8 रुपये ऊपर बिक गए। मतलब मैं बेच रहा हूँ टुकड़े टुकड़े में, 1000 बेचे, 500 बेचे, 400 बेचे, ऐसे करके बेचा। मेरे मन में मतलब मेरी उतनी औकात भी नहीं थी कि मैं समझ पाऊँ कि फ़ायदा कितना हो रहा है। तो मुझे लगा कि यार आज तो 4-5 हज़ार रुपये आ गए होंगे। जब शाम को पता किया कितना आया, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट निकल के आता था, उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में पता लगा 22,000 रुपये कमा लिए। आहा हा, वारे न्यारे हो गए, क्योंकि इतना पैसा तो मैंने पिछले कई महीनों से कमाया ही नहीं था। क्योंकि कोचिंग में तो मैं बता ही रहा था ना कि सारी मेहनत करके, सारा इन्वेस्टमेंट करके भी आपको आधा पैसा भी निकल के नहीं आता था, क्योंकि उसमें आप सारी दुनिया पे डिपेंडेंट हो। आपका ऑफिस, आपका एडवर्टीज़मेंट, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये सारी बातें, आप में कितनी स्किल है, वो सब। यहाँ तो 22,000 रुपये कमाया, अगले दिन फिर गया, अब ताकत आ गई थी। एक दिन और रैली में मुझे मौका मिल गया, उस दिन मैंने 35 से 40 हज़ार रुपये बना लिए। तो 5 दिन के अंदर 70,000 रुपये का प्रॉफिट मुझे मिल चुका था। और अब मुझे लगने लगा कि अब मामला ख़त्म, अब अपन पार हो गए, अब नुकसान होगा भी
तो ठीक है, 70,000 में से 5,000 चले जाएंगे, 10,000 चले जाएंगे, पर ये पूरा पैसा ख़त्म हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये मैं सोचता रहा। अब जो आदमी एक बड़े वॉल्यूम पे काम करने की आदत डाल ले, उसको कोई समझाने वाला नहीं है कि भाई, अब वो पुराने लोग हमसे कह रहे हैं भाई ध्यान से, तो मैं सोच रहा हूँ यार ये अंकल लोग को कोई भाई समझ भी नहीं है और इनमें अकल भी नहीं है। अकल तो मुझ में है, मुझे मालूम है, और पैसा जब हाथ में आ जाए असल में तो आपको लगेगा कि भाई कर डाला ना, अब तो काम, अब क्या सीखना बाकी है। तो उनकी बातों पे मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बोले इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है, तो बोले इन्वेस्टमेंट क्या, खाक अच्छा होता है, कितने पैसे लगाता तो 70,000 मिल जाते। और अंदर मैंने बताया ना, कहीं एक बार किस्से में बताया था मैंने कि मैं अच्छे अच्छे कैरियर वालों के अर्निंग के आंकड़े पूछने लगा, डॉक्टर को पूछने लगा भाई कि कितना कमा लेता है महीने का, 1 घंटे में कितना कमा लेता है, क्यों अंदर ही अंदर लग रहा था कि मैं तो सबसे आगे हूँ। फिर क्या हुआ, फ्राइडे चला गया, सैटरडे संडे मज़ा किया, एक दोस्त की शादी वादी में चले गए, मंडे को है वापस जोश में भरे हुए बिल्कुल कि कब बाज़ार खुले और कब हम मचा दें। बिल्कुल बाज़ार खुला, आप उतने ही जोश में वही अपना 4,000 शेयर खरीदे, 4,000 शेयर एकदम झटके में नीचे गए, 5 रुपये नीचे आपने बेचे, 20,000 माइनस हो गए। आपने चोट तो पहुंची, लेकिन लगा कि ठीक है यार, अभी इतना कमाई था, अभी वापस आ जाएंगे। फिर उस गुस्से में 1,000 शेयर और खरीदे, वो 10-12 रुपये नीचे बिक गए। शाम तक देखो 36,000 रुपये माइनस हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा है कि जितना कमाया था उसमें से आधा तो चला गया। अब प्रॉफिट आने के बाद में वो जब हाथ से जाने लगता है तो हम इतनी अकल नहीं रखते कि यार 70,000 में से 35 हाथ में बचा है, ये बचा लूँ और इसको सही तरीके से इस्तेमाल करूँ। जब तक एक ट्रेडर का पूरा पैसा ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक उसको जो निर्णय लेना सीखना है वो नहीं सीखता है। बल्कि मैं तो ये कहूँ कि अगर कोई आपको उधार देने वाला है, अगर कहीं से आपको गुंजाइश या लिमिट मिलने वाली है, तो जब तक वो पूरी लिमिट ख़त्म नहीं कर दोगे, मजबूर नहीं हो जाओगे, तब तक आप सही बात सीखने के लिए तैयार नहीं हो। तो शुरू में हालत ये रहती है, हम बहस करते रहते हैं। बस हम क्या करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसकी गलती, उसकी गलती, अब तो ये गड़बड़ हो गई, कल तो वो गड़बड़ हो गई, परसों वो गड़बड़ हो गई। लेकिन सुनते सुनते धीरे धीरे जब पैसा पूरा ख़त्म हो गया, तब मुझे पता लगा कि भाई मैं ही हूँ चोर, मैं ही हूँ गधा। ये बात समझ में आई और उसके बाद में बाज़ार से आप रवाना हो गए। 70,000 प्लस किए थे, 80,000 माइनस कर दिए। जो बचा हुआ नुकसान था वो कहीं से ला के मैंने दिया उनको, और अब 3-4-6 महीने के लिए अपन मार्केट से गया। अब जिनको कहानी सुनाई थी कि यार इतना पैसा बनाया, इतना पैसा बनाया, पूछ रहे हैं और क्या, आज कितना, आज कितना, ठीक है, हाँ अभी टाइम नहीं मिल रहा, नहीं जा पाता हूँ, क्लास है ना, ऐसे बोलता था। और ठीक है, अब उसके बाद एक बार अगर आपने कहीं संभावना देख रही है तो उसको हमेशा के लिए तो भूल नहीं सकते। जब जब आपके पास थोड़ी भी गुंजाइश इकट्ठी होती है, आप फिर पहुंचते हो। तो फिर जब कोई आईपीओ आया, पीएनबी का आईपीओ आया, तो फादर के नाम से आईपीओ लगाया, उसमें कहीं कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिला, 4-5 हज़ार। फिर आपने कुछ थोड़े बहुत शेयर खरीद रखे थे, लेकर छोड़ दिए थे, उसमें कहीं थोड़ा बहुत पैसा मिला। फिर आपका कॉन्फिडेंस वापस आता है, फिर खबर आती है कि बाज़ार फिर चला, आप वापस पहुँच जाते हो। तो ये ट्रेडर्स के साथ ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहता है, क्योंकि हमको कोई समझाने सिखाने वाला नहीं था ना। तो हमने ब्रोकर चेंज कर लिया कि भाई इसके यहाँ नहीं हो पा रहा है, उसके यहाँ चलते हैं। फिर उसके यहाँ पहुँचे, 2-4 दिन वहाँ पे कुछ प्रॉफिट हो गया क्योंकि मार्केट सपोर्ट कर रहा था। उसके बाद फिर वहाँ प्रॉब्लम आने लगी। तो एक साइकिल चलता रहता है। पहले आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, फिर आप अनशन ट्रेड करते हो बगैर सेफ्टी, बगैर स्टॉप लॉस के, फिर आपको नुकसान होता है, फिर आप बहुत थोड़े थोड़े ट्रेड करने लगते हो, फिर उसमें से कहीं थोड़ी बहुत रिकवरी आती है, फिर आप सोचते हो चलो बाज़ार छोड़ने के बजाय थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। पर अंदर से वो बात चली जाती है, वो संभावना कि कभी भी मेरा लॉस कवर होने वाला है। लोग बोलते हैं कि भाई ये कोई करियर थोड़ी है, तो आपको भी लगता है कि हाँ यार करियर तो नहीं लगता है, ये तो कुछ अलग ही चीज़ है। समझाने वाला, बताने वाला कोई नहीं। अब ऐसे में क्या, हम सीखते जा रहे हैं बेसिक बेसिक चीज़ें। कहीं से कोई मैगज़ीन पढ़ ली ब्रोकर के यहाँ से उठा के, कहीं टीवी देख, सुनना ही दे रहा था, टीवी सुन लिया, है ना, न्यूज़ चैनल देख लिया आपने, CNBC वगैरह, ऐसे करके मेरा काम शुरू हुआ। लेकिन वो जो चीज़ होती है ना कि आपको लगता है कुछ भी नहीं हो रहा है, हर दिन आप एक कदम आगे बढ़ते हो, अंदर से आपको पता नहीं लगता। आप पैसा नहीं कमा रहे, लेकिन तजुर्बा तो आपको मिल ही रहा है, और ये तजुर्बा लाखों की कीमत रखता है, यकीन मानिए। अब आपके साथ अच्छी बात क्या है कि आपको वो हज़ारों रुपए जितने कैपिटल है उससे डबल खोने की कोई ज़रूरत ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हम पहले से बता रहे हैं कि गड्ढा कहाँ कहाँ है। तो ये मानूंगा मैं कि मेरे कहने से आप गड्ढे में गिरोगे ही नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन छोटे वॉल्यूम पे गलती करोगे ना, तो उसको बड़ी आसानी से सुधार भी लोगे। तो जितना समय हमको
कुछ बनने में लगा है, आपको नहीं लगने वाला। तो दोस्तों, ये थी हमारे ट्रेडिंग करियर के शुरू होने की कहानी। और बार बार लगता था कि ट्रेडिंग छोड़ो, इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट छोड़ो आईपीओ करते हैं। कॉल पुट और ऑप्शन फ्यूचर ये तो बहुत बाद में हमने समझना और सीखना शुरू किया। पहले तो उसको भूत की तरह मानते थे कि भाई ये तो हमारे बस के बाहर है। ब्रोकिंग की बात आती थी तो भी हम कहते थे कि ये जो 0.5% और 0.4 पैसा, 3 पैसा, 30 पैसा, 5 पैसा, 50 पैसा, ये ब्रोकरेज से क्या होगा। हम तो भाई दिन का कमाएंगे तो लाख रुपए ही कमाएंगे। कभी भी आपने ज़िंदगी में 40,000 रुपया कमा लिया हो तो आपको उसका हैंगओवर हो जाता है। फिर भले आप 400 रुपये भी नहीं कमा पाओ, लेकिन वो 40,000 की कहानी ना आप भूलते हो और उसकी वजह से अटके भी रह जाते हो। तो आपको क्या करना है, जब भी प्रॉफिट हो उसको पचा लो जल्दी से और अपने लेवल पे आ जाओ। जब भी बड़ा लॉस हो तो उसको भी पचा लो और अपने लेवल पे आ जाओ, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। दोस्तों, अगले एपिसोड में मिलेंगे, इस कहानी का अगला हिस्सा समझेंगे। बीच में वो जो फुर्सत का दौर मैंने गुजारा, मैंने अभी लाइफ में 2 बार रिटायरमेंट लिए हैं। नौकरी एसआर की छोड़ने के बाद हज़ीरा सूरत से जब मैं वापस आया और एमपी के अलग अलग एरियाज़ में घूम रहा था, मैं रतलाम में था या राजगढ़ में था, धार डिस्ट्रिक्ट में, या फिर मैं इंदौर में था, जहाँ भी मैं था मैं घूमता रहा। उस दौरान मैंने क्या किया, उसने मुझे बहुत बड़ी ताकत और समझ दी, एक अंदर ठहराव दिया जिसकी वजह से काम बन पाया। दूसरा, मैं रिटायरमेंट मेरा हुआ था 2009 से लेकर 2011 तक का, जब बहुत बड़ी गिरावट आ गई थी, स्टॉक मार्केट का वॉल्यूम लगभग ख़त्म हो गया था। कमोडिटी में मैंने नया काम सीखा, उस वक्त धीरे धीरे काम करना शुरू किया। स्टॉक मार्केट की हलचल बाद में शुरू हुई, पर इस ठहराव ने भी मुझे बहुत ताकत दी। इसलिए दोस्तों, कितना टाइम लगेगा, कब तक पहुंचूंगा, ये नहीं पूछा जाता। वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो ये नहीं पूछा जाता है कि यार इतने साल लग गए बनने में। एक दिन के लिए भी आप वहाँ पहुँच जाते हो और अपनी मंजिल को छू लेते हो, उसका एहसास कर लेते हो, तो आपकी आत्मा को उतनी तृप्ति मिलने वाली है और आपका पर्पस पूरा होता है। इसलिए जो जल्दबाजी वाला सवाल रहता है ना, अधिकतर लोग पूछते हैं सर कितने टाइम